बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आइए मंगलाचरण के माध्यम से कक्षा का प्रारंभ करते हैं। जिनवाणीं नमस्कृत्य मातृवत् हितकारिणीं लोकस्य वर्णनं किंचित् क्रियते यथागमम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आदरणीय बड़े पंडित जी साहब बेनड़ा साहब को आज किसी कारणवश आउट ऑफ जयपुर आउट ऑफ संस्थान जाना पड़ा, इसीलिए उनके आदेशानुसार एक दो दिन शायद हो सकता है मुझे उनके अनुपस्थिति में उनके आदेशानुसार मुझे कक्षा लेनी पड़ेगी। मैं मानता हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, और जहाँ आदरणीय बेनड़ा साहब से आप कक्षा पढ़ रहे हों तो मैं तो कुछ भी नहीं आपको बता पाऊँगा। फिर भी जैसा उनसे मैंने कुछ पढ़ा है, कुछ सीखा है, वो मैं आप लोगों के बीच में रखने की कोशिश करूँगा। फिर भी अगर मेरे से कोई प्रश्न नहीं बनता है या कुछ समझ में नहीं आता है तो उसके लिए मैं पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ, और अगर कुछ नहीं बन पाएगा तो मैं आदरणीय बड़े पंडित जी साहब से डिस्कस करके और आपकी शंका का समाधान ज़रूर करूँगा। जैसा कि आप लोगों ने पिछले 2-3 दिनों से जो हमारा यह भाग 3 प्रारंभ हुआ है, जिसमें आपको ये ज्ञात है कि हम 3 लोक के बारे में समझ रहे हैं, और उस 3 लोक में भी अभी अधोलोक का वर्णन प्रारंभ हुआ है। कर्णानुयोग दीपक भाग 3 में त्रिलोकसार, तिलोय पण्णति, राजवार्तिक, कार्तिकेयानुप्रेक्षा, इन ग्रंथों का संक्षेप लोक का वर्णन यहाँ पे हो रहा है। और कल की कक्षा में हमने 13 प्रश्न तक हमारे समाधान हमने देख लिए थे, जिसमें त्रस नाड़ी कितनी है, कुछ कम 13 राजू है, उसको भी हमने अच्छी तरह से समझा था। साथ में ही त्रस नाड़ी के बाहर त्रस जीव किन किन अवस्थाओं में किन किन शर्तों पे रहते हैं वो अपन ने समझ लिया था। अंतिम प्रश्न जो कल का था 13वें नंबर का, अधोलोक में स्थित रत्नप्रभा आदि पृथ्वियों के रूढ़ नाम क्या हैं। तो जो हमने यहाँ पर 7 नाम पढ़े थे, रत्नप्रभा आदि पृथ्वियों के रूढ़ नाम क्रम से धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवा और माघवी है। ये पृथ्वियों के अंदर जो बिल बने हुए हैं, जिन्हें हम अपनी भाषा में नरक बोलते हैं, उन नरकों के नाम है ये। सामान्य रूप से पृथ्वियों के नाम जब पूछे जाएंगे तो हमें रत्नप्रभा, शर्करा प्रभा ही बोलना है, लेकिन उन रत्नप्रभा या शर्करा प्रभा नाम की पृथ्वियों में जो बिलों की संख्या आगे वर्णन आएगा वो कितने हैं, कैसे हैं, तो वो बिल जैसे रत्नप्रभा पृथ्वी में अपन पढ़ेंगे आगे 30 लाख बिल है अब बहुल भाग में, तो उन 30 लाख बिलों की संख्या या जो है संज्ञा जो है वो धम्मा नाम से है। तो ये रूढ़िगत नाम है, ये अपन को इस तरह समझना चाहिए। आइए अब हम आज से अगले क्रम में जो 14वें नंबर का 14th नंबर का क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। रत्नप्रभा पृथ्वी के कितने भाग हैं और उनका कितना बाहल्य अर्थात मोटाई है एवं लंबाई चौड़ाई कितनी है। आप लोगों ने अधोलोक का नक्शा देखा था। 7 राजू अधोलोक है, उसमें रत्नप्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, इस तरह से 7 पृथ्वियाँ बनी हुई है। उन 7 पृथ्वियों में यहाँ प्रश्न किया गया है सबसे पहली पृथ्वी जिसका नाम है रत्नप्रभा। उत्तर देखिए, रत्नप्रभा पृथ्वी के 3 भाग हैं, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। इन तीनों का बाहल्य क्रमशः 16,000, 84,000 और 80,000 योजन हैं। प्रथम पृथ्वी की कुल मोटाई या बाहल्य
1,80,000 योजन हैं। पहली जो पृथ्वी है रत्नप्रभा नाम की पृथ्वी, वो 1,80,000 योजन मोटी है। आप लोगों के सामने ये एक चित्र आया है जिसमें सबसे पहले वाइट में लिखा हुआ है रत्नप्रभा। ये रत्नप्रभा पृथ्वी कितनी मोटी है? ये रत्नप्रभा पृथ्वी 1,80,000 योजन मोटी है। इस 1,80,000 के हमने 3 भाग किए। नीचे आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, उसी रत्नप्रभा को हमने नीचे इस तरह से निकाल करके और 3 भागों में विभाजित कर दिया है। सबसे पहला है खर भाग, जो कि 16,000 योजन मोटाई वाला है। मोटाई कहो या बाहल्य कहो एक ही बात है। दूसरा है पंक भाग, जिसमें लिखा हुआ है 84,000 योजन मोटा। और तीसरा है अबहुल भाग, जो कि 80,000 योजन मोटा है। इन तीनों को जब अपन प्लस करेंगे, 16,000 और 84,000 हो गए 1,00,000, और 80,000 योजन, इस तरह से कुल हो गए 1,80,000 योजन मोटाई वाली ये पहली पृथ्वी है। विशेषता क्या समझनी है? इस पहली पृथ्वी के ही 3 टुकड़े किए हैं, 3 भाग किए हैं। इसके अलावा शेष अन्य जितनी भी पृथ्वियां हैं उनके कोई भाग नहीं है, क्योंकि इस पहली पृथ्वी में ये विशेषता है, खर भाग और पंख भाग में नारकी जीव नहीं रहते। खर भाग और पंख भाग में भवनवासी और व्यंतर देवों का निवास है, जिसका वर्णन हम आगे पढ़ेंगे। पहला नरक जो है, या यूं कहें हम, पहले नरक के जो नारकी जीव हैं वे अबहुल भाग से प्रारंभ होते हैं। अबहुल भाग में ही जो आगे हम पढ़ेंगे 30 लाख बिलों की संख्या वो यहीं पर होगी। तो इस प्रकार इस रत्नप्रभा पृथ्वी के 3 भाग बनते हैं, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। खर भाग और पंख भाग में भवनवासी और व्यंतर देवों का निवास है। अबहुल भाग में नारकी जीवों का निवास है, जिस अबहुल भाग की मोटाई 80,000 योजन है। आगे खर भाग के बारे में और समझा रहे हैं। देखिए कि पुस्तक में खर भाग में 1,000 योजन मोटी पहली चित्रा, दूसरी वज्रा, तीसरी वैडूर्या, चौथी लोहिता, 5वीं मसार कल्पा, 6ठी गोमेदा, 7वीं प्रवाला, 8वीं ज्योतिरसा, 9वीं अंजना, 10वीं अंजन गुलिका, 11वीं अंका, 12वीं स्फटिका, 13वीं चंदना, 14वीं सर्वार्थका, 15वीं बकुला और 16वीं शैला। ये 16 पृथ्वियाँ हैं। इन 16 पृथ्वियों के मध्य में अर्थात बीच में किसी प्रकार का अंतराल नहीं है। इन 16 पृथ्वियों की लंबाई और चौड़ाई लोक के अंत तक फैली हुई होने से लोक प्रमाण हैं। क्या मतलब हुआ? हमने इस पैराग्राफ में ये पढ़ा, पहली पृथ्वी जो रत्नप्रभा नाम की पृथ्वी है, जो आप लोगों के सामने चित्र में रेड कलर में दिखाई हुई है, रत्नप्रभा पृथ्वी वाइट कलर में दिखाई हुई है, उसमें जो खर भाग की अपन ने चर्चा की, तो जो खर भाग 16,000 योजन मोटा है, इसमें 16 पृथ्वियाँ बनी हुई है, 1,000 योजन वाली। और यहाँ उन 16 पृथ्वियों के नाम बताए गए हैं। जैसे सबसे पहली पृथ्वी है चित्रा पृथ्वी, दूसरी है वज्रा, इस तरह से 16 पृथ्वियाँ हैं। विशेषता ये है इन 16 पृथ्वियों की, ये 16 पृथ्वियाँ पूरी आपस में जुड़ी हुई हैं। जैसे पहली पृथ्वी ये हो गई हमारी चित्रा, दूसरी हो गई वज्रा, तो चित्रा और वज्रा से दोनों कनेक्टेड है, बीच में गैप नहीं है उनके। जैसे अन्य जो अपन पृथ्वियाँ पढ़ते हैं, रत्नप्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, उनमें तो बीच में गैप है, 3 वात वाले होंगे, फिर आकाश होगा। लेकिन ये जो खर भाग की 16 पृथ्वियाँ हैं, इनमें कोई गैप नहीं है। जैसे हम यूँ भी समझ सकते हैं, जैसे मार्बल की या टाइल्स की 16 स्लाइड हमने ली और एक के ऊपर एक रख दी, तो एक के ऊपर एक रख देने से ये 16 के बीच में विदाउट गैप, बिना किसी गैप के, जो बिना किसी अंतर के, या ये 16 पृथ्वियाँ बनी हुई हैं। इन 16 पृथ्वियों में से जो पहली पृथ्वी है चित्रा पृथ्वी, इसी चित्रा पृथ्वी पर मध्यलोक पूरा है।
जो हम मध्यलोक की रचना आगे पढ़ेंगे और हम जहाँ पे रहते हैं, पहले प्रश्न भी आया था कि हम लोग कहाँ रहते हैं, तो उत्तर दिया गया था कि रत्नप्रभा पृथ्वी के ऊपरी भाग में अपन लोग रहते हैं। सुमेरु पर्वत का भी जब अपन वर्णन पढ़ते हैं तो सुमेरु पर्वत की जो नींव है वो इसी चित्रा पृथ्वी के क्योंकि चित्रा पृथ्वी 1000 योजन की है, उस 1000 योजन तक पूरा अंदर गहराई तक वो चित्रा पृथ्वी गई हुई, चित्रा पृथ्वी के अंदर तक वो सुमेरु पर्वत की नींव गई हुई है। यूँ समझ लीजिए जैसे अपने हाथ अंगुली में 3 पोरे हैं, ये समझ लीजिए चित्रा, तो सुमेरु पर्वत की जो नींव है वो यहाँ तक गई हुई है, मतलब वज्रा को स्पर्श की हुई है, ऐसा अपन को समझना चाहिए। तो ये खर भाग की यहाँ पर 16 पृथ्वी रूप में चर्चा की गई। आगे कह रहे हैं, एक पंक्ति यहाँ पर दी हुई है, इन 16 पृथ्वियों की लंबाई और चौड़ाई लोक के अंत तक फैली हुई होने से लोक प्रमाण हैं। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है, हमने जो लोक का नक्शा बनाया था, आप लोगों ने पहले देखा भी था, उसमें लोक इस तरह से फैला हुआ है। अधोलोक की जब अपन ने चर्चा की थी वो वैत्रासन आकृति का है, स्टूल के जैसा, ऊपर से थोड़ा छोटा, नीचे से पाए जैसे बड़े होते जाते हैं वैसा। तो इधर से लेकर के इधर तक पूरी पृथ्वी फैली हुई है। कल आदरणीय बड़े पंडित जी साहब ने आपको बताया था कि किन्हीं किन्हीं स्थानों पे जब देखते हैं, पुस्तकों में भी दिखाई देता है, मंदिरों में भी जो चित्र बने होते हैं उनमें देखते हैं कि केवल त्रस नाड़ी और लोक नाड़ी में ही पृथ्वी बताई जाती है। वो गलत है। पृथ्वी जो है वो पूरी फैली हुई है। इस लोक के ये जो बाउंड्री वॉल है, यहाँ से लेकर के ये पूरी जो इधर की बाउंड्री वॉल है वहाँ तक पूरी पृथ्वी फैली हुई है। यही बात यहाँ पे कह रहे हैं, जैसे पूरी रत्नप्रभा पृथ्वी फैली हुई है, तो ऐसा नहीं समझना कि खर भाग अलग हो गया, पंख भाग को अलग हमने कर दिया तो ये नहीं फैले हुए। ये भी पूरे उसी हिसाब से, उसी अनुसार लोक के अंत तक, पूरे लास्ट तक फैले हुए हैं, ऐसा हमको समझना है। आगे फिर कह रहे हैं, पंख भाग एवं अबहुल भाग की भी लंबाई एवं चौड़ाई लोक प्रमाण हैं। रत्नप्रभा के खर भाग की हमने चर्चा की, उसी प्रकार पंख भाग और अबहुल भाग, जो पंख भाग 84,000 योजन मोटा है, जो अबहुल भाग 80,000 योजन मोटा है, और खर भाग हमने 16,000 योजन मोटा पढ़ा, वो पूरा का पूरा ये लोक के अंत तक फैली हुई है। ऐसा हमको यहाँ पर समझना चाहिए। ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ। इसमें अपने को मुख्य रूप से 2 बातें समझनी हैं। पहली बात तो रत्नप्रभा पृथ्वी के 3 भाग होते हैं, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। उनकी यहाँ पर मोटाई बताई गई है। खर भाग 16,000 योजन, पंख भाग 84,000 योजन और अबहुल भाग 80,000 योजन मोटा है। आइए अब हम आगे दूसरे प्रश्न पर, मतलब 15वें नंबर का जो प्रश्न है उसे पढ़ते हैं। द्वितीय आदि पृथ्वियों का बाहल्य अर्थात मोटाई क्या है? जो दूसरी आदि पृथ्वियां हैं, मतलब रत्नप्रभा की हमने बात कर ली, उसके आगे की जो शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, ये आगे जो पृथ्वियां हैं, इनका बाहल्य, इनकी मोटाई कितनी है? उत्तर दे रहे हैं, द्वितीय पृथ्वी जो है जिसका नाम है शर्करा प्रभा, तो द्वितीय शर्करा पृथ्वी की मोटाई 32,000 योजन, बालुका प्रभा की 28,000 योजन, पंख प्रभा की 24,000 योजन, धूम प्रभा की 20,000 योजन और तमह प्रभा की 16,000 योजन और महातमह प्रभा की 8,000 योजन। ये मोटाई है। प्रारंभ करना है 32 से। पहली पृथ्वी की तो हमने पहले चर्चा कर ही दी, 1,80,000 योजन की मोटी पहली पृथ्वी होती है। फिर शर्करा प्रभा 32,000, अब उसमें से 4 कम करते जाएं अंत से पहले तक, मतलब छठी पृथ्वी तक। तो 32 में से 4 कम किए तो 28,000 योजन मोटी बालुका प्रभा, फिर 4 कम किए 24,000 योजन पंख प्रभा, फिर 4 कम किए 20,000 योजन धूम प्रभा, फिर 4 कम किए 16,000 योजन तमह प्रभा और उसका आधा हमने कर दिया तो 8,000 योजन महातमह प्रभा। इस प्रकार 7 पृथ्वियों की मोटाई हमारे सामने आ गई। अगला प्रश्न,
सातों पृथ्वियों का आधार क्या है? ये जो पृथ्वियाँ बनी हुई है ये किस पे टिकी हुई है? आधार का मतलब बेस। पृथ्वी है, भारी है, वजन में पृथ्वी रूप में है, इसका आधार क्या है? ये किस पे टिकी हुई है? इसका उत्तर दे रहे हैं, रत्नप्रभा आदि सातों पृथ्वियों के नीचे 20-20 हजार योजन मोटे 3 वात वलय हैं और उनके नीचे आकाश है। क्या मतलब हुआ? आप लोगों के सामने जो नक्शा दिखाया गया है इसको हम जूम करके दिखा रहे हैं। ये देखिए, इसमें हम देखेंगे कि प्रत्येक पृथ्वी के नीचे ये 3 लाइनें बनी हुई है। ये देखिए, रत्नप्रभा पृथ्वी आप लोगों के सामने है, इसमें 3 लाइन बनी हुई है। ये जो 3 लाइन बनी है ये 3 वातवलय के प्रतीक है। पहला वातवलय कौन सा? घनोदधि वलय, दूसरा घनवात वलय और तीसरा तनुवात वलय। और फिर उसके नीचे भी और स्पेस दिया हुआ है और खाली स्थान है, वो है आकाश। इसका मतलब ये है प्रत्येक पृथ्वी, आप देखेंगे इसको तो पूरी सातों पृथ्वियों के नीचे ये 3 वात वलय हैं। वो तीनों वात वलय की यहाँ पर मोटाई भी दी हुई है। वो तीनों वात वलय कैसे हैं? 20-20 हजार योजन मोटे हैं प्रत्येक वात वलय। पहला, जैसे हम एग्जाम्पल से समझें, रत्नप्रभा पृथ्वी जो पहली पृथ्वी है 1,80,000 योजन मोटी है। उस 1,80,000 योजन मोटी पृथ्वी के नीचे सबसे पहला है 20,000 योजन का घनोदधि वलय। मतलब यूं कहें, उस पृथ्वी का आधार घनोदधि वलय है। घनोदधि वलय का आधार घनवात वलय है और घनवात वलय का आधार तनुवात वलय है। तीनों 20-20 हजार योजन मोटे हो गए। और तनुवात वलय किस पे टिका हुआ है? तो तनुवात वलय टिका हुआ है आकाश पर। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जी के 3रे अध्याय में जहाँ ये वर्णन किया, वहाँ उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा, रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमह महातमो प्रभा भूमयो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोदय। शब्द का उन्होंने प्रयोग किया, घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा। घनोदधि वलय, घनवात वलय और तनुवात वलय पर प्रतिष्ठित हैं। और तनुवात वलय आकाश प्रतिष्ठा, अर्थात आकाश पर स्थित है। इन तीनों वात वलय का आधार क्या है? आकाश। अब फिर आकाश किस पे टिका हुआ है? आकाश स्वयं आधार है, स्वयं आधेय है। आकाश को किसी वस्तु के सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। इसी आकाश में तो पूरा तीनों लोक विद्यमान है। तीनों लोक के अंदर की सारी रचनाएं सब आकाश पे ही तो है। तो इसलिए आकाश को किसी अन्य वस्तु के आधार की आवश्यकता नहीं होती, वो तो सबको आधार देता है। इसलिए आकाश स्वयं आधार और आधेय है। तो इस प्रकार सातों पृथ्वियों के नीचे, ये नहीं समझना कि पहली पृथ्वी 1,80,000 योजन है और 7वीं पृथ्वी मात्र 8,000 योजन है, तो वो तो बहुत छोटी हो गई, तो वहाँ वात वलय छोटे हो सकते हैं। नहीं नहीं, तीनों वात वलय सातों पृथ्वियों के नीचे। और सातों ही नहीं, जब हमने ऊर्ध्वलोक में ईशत प्रागभार नाम की 8वीं पृथ्वी की चर्चा की थी, उसके नीचे भी 3 वात वलय, वहाँ जब हम चर्चा करते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, तो वहाँ भी 20-20 हजार योजन के 3 वात वलय। कहने का तात्पर्य ये है, पूरे लोक में जो 8 पृथ्वियाँ हैं, उन 8 पृथ्वियों के नीचे 20-20 हजार योजन के 3 वात वलय बने हुए हैं और उसके बाद में आकाश है। ये इस प्रश्न का यहाँ पर उत्तर हुआ। आगे कह रहे हैं, पृथ्वी की मोटाई से कम एक एक राजू के अंतराल में पृथ्वियाँ स्थित हैं। इसको हम एक बार फिर से जूम करके देखते हैं। ये जो लाइन अपन ने यहाँ पे पढ़ी, इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है, जूम करो, ऊपर लो। इसका मतलब ये है, ये जो अभी हमने मोटाई पढ़ी है, ये जो मोटाई है ये तो पृथ्वी की हुई। हमने पढ़ा था 7 राजू कुल अधोलोक है, उसमें से जो नीचे का कलकला पृथ्वी रूप स्थान बताया गया है, जिसे आचार्य अकलंक स्वामी महाराज ने कलकला नाम दिया हुआ है, ये 1 राजू है, इसको अपन ने छोड़ दिया, शेष बचा 6 राजू। अब इस 6 राजू में 7 पृथ्वियां हैं, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? पृथ्वी की मोटाई से कम एक एक राजू के अंतराल से पृथ्वियां स्थित है। ऊपर ही ऊपर की पृथ्वी अपन निकालते हैं, निकालिए।
ये देखिए रत्नप्रभा पृथ्वी का जो अपन सबको लोक का अधोलोक वो दिख रहा है, सुमेरु पर्वत का बिल्कुल टॉप पॉइंट, उसके बिल्कुल नीचे आ जाइए, जहाँ से रत्नप्रभा पृथ्वी प्रारंभ हो रही है वहाँ से लेकर के और शर्करा प्रभा जहाँ प्रारंभ हो रही है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, रत्नप्रभा जहाँ से प्रारंभ हो रही है वहाँ से लेकर के और शर्करा प्रभा जहाँ से प्रारंभ हो रही है उसके पूर्व तक एक राजू बनता है। इसलिए यहाँ पे कहा अंतराल, ये जो पृथ्वियाँ है, अगला जो राजू बनेगा वो कहाँ से बनेगा, शर्करा प्रभा पृथ्वी जहाँ से प्रारंभ हो रही है वहाँ से लेकर के शर्करा प्रभा पूरी हो गई, 3 वात वाले पूरे हो गए, आकाश पूरा हो गया और बालुका प्रभा की उपरिम भाग तक यहाँ तक एक राजू बनेगा। इसी तरह नीचे लगाएंगे फिर वहाँ तक एक राजू, इसीलिए कलकला पृथ्वी तक 6 राजू स्थान बन जाता है। फिर से समझिए इस बात को, ये चर्चा थोड़ी सी महत्वपूर्ण है। अपन लोगों को ये समझना है अधोलोक का जो 7 राजू का डिवीज़न हुआ, जो विभाजन हुआ, वो कैसे हुआ। और यहाँ जो हमने लाइन पढ़ी कि पृथ्वी की मोटाई से कम एक एक राजू के अंतराल से पृथ्वियाँ हैं। अब देखिए रत्नप्रभा और शर्करा प्रभा में कितना अंतराल है, तो इसका उत्तर ये मिलेगा, पृथ्वी की मोटाई घटा दीजिए, कम कर दीजिए और एक राजू प्रमाण बीच का डिफरेंस उन दोनों में आ गया। यही बात अपन को समझना है। रत्नप्रभा पृथ्वी 1,80,000 योजन मोटी है, उस 1,80,000 को कम कर दिया तो वहाँ से एक राजू का प्रारंभ हुआ था अधोलोक का, वहाँ से प्रारंभ होकर के अगली जो शर्करा प्रभा प्रारंभ हुई उसके ऊपर आकाश खूब सारा था, खाली स्थान जिसे अपन ने आकाश कहा 3 वात वलियों के नीचे, तो वहाँ तक पूरा एक राजू है। शर्करा प्रभा से लेकर के बालुका प्रभा तक एक, बालुका प्रभा के ऊपरी भाग तक, बालुका प्रभा को इंक्लूड नहीं करना, बालुका प्रभा पृथ्वी जहाँ से, जैसे माना कि ये है, अब बालुका प्रभा यहाँ से प्रारंभ हो रही है तो यहाँ तक एक राजू बनेगा। बालुका प्रभा जैसे माना कि ये है तो इस बालुका प्रभा को इंक्लूड करके और नीचे जो आगे पंक प्रभा आएगी तो पंक प्रभा माना कि यहाँ से प्रारंभ हुई तो बालुका प्रभा के प्रारंभ से लेकर के पंक प्रभा के प्रारंभ से पूर्व तक पूरा आकाश को साथ में लेकर के वहाँ तक एक राजू है। इस तरह से कुल 6 राजू का स्थान कलकला पृथ्वी के पूर्व तक रहता है और फिर नीचे का एक राजू पूरा का पूरा वात वलयों को संग्रहित करके कुल 7 राजू अधोलोक बनता है। तो इसलिए पृथ्वी की मोटाई की जब यहाँ पे बात की गई तो ये कथन यहाँ किया गया कि एक एक राजू के अंतराल में पृथ्वी की मोटाई कम करते जाएंगे तो हमें वहाँ पर पृथ्वियों की मोटाई समझ में आ जाएगी। आगे देखते हैं, एक लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, इस प्रश्न को फिर से देखें, एक पंक्ति मुझसे छूट गई। 7 पृथ्वियों का आधार क्या है? उत्तर हमने पढ़ा था, रत्नप्रभा आदि 7 पृथ्वियों के नीचे 20-20 हज़ार योजन मोटे 3 वात वलय हैं, जो कि अभी आपको बताए गए थे, और इनके नीचे आकाश है। बिल्कुल ठीक है, तीनों वात वलयों के नीचे आकाश खाली स्थान बना हुआ है। एक लाइन यहाँ पे क्या दी हुई है, एक पृथ्वी दूसरी पृथ्वी से संश्लिष्ट नहीं है। संश्लिष्ट का मतलब चिपकी हुई नहीं है, आपको चित्र में भी देख रहे हैं। अभी जैसा संश्लेष, जैसा चिपकना या जैसा विदाउट गैप हमने खर भाग की 16 पृथ्वियों में पढ़ा था, चित्रा, वज्रा, वैडूर्या आदि जो सारी पृथ्वियाँ हमने पढ़ी थी, 16 पृथ्वियाँ, उनमें जो विदाउट गैप पृथ्वियाँ थी उनमें तो गैप नहीं था। एक मार्बल की स्लाइड के ऊपर या कोई भी स्लाइड के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखा हुआ था 16। ऐसे ये 7 पृथ्वियाँ एक के ऊपर एक नहीं है, इन 7 पृथ्वियों के बीच में गैप बना हुआ है और गैप आपको दिख भी रहा है। और गैप कितना है? असंख्यात योजन का गैप है, कम नहीं है। रत्नप्रभा पृथ्वी आपको दिख रही है, रत्नप्रभा पृथ्वी के नीचे 3 वात वलय बने हुए हैं, उन 3 वात वलयों के नीचे जो गैप बना हुआ है आकाश है, वो आकाश कितना है? वो असंख्यात योजन का आकाश है। इसलिए यहाँ पर ये पंक्ति लिखी गई है कि एक पृथ्वी दूसरी पृथ्वी से संश्लिष्ट नहीं है, अर्थात चिपकी हुई नहीं है, उनमें बीच में मध्य में असंख्यात योजन का अंतर है, गैप है। और पृथ्वी की मोटाई से कम एक एक राजू के अंतराल से ये पृथ्वी स्थित है। किसी ने कोई पूछे कि कितने अंतराल से,
कितनी दूरी पे रहती हैं ये पृथ्वियाँ, कितनी दूरी पर स्थित हैं? तो उत्तर मिलेगा एक राजू में से उस पृथ्वी की मोटाई को कम कर लीजिए, उतना गैप उन दोनों पृथ्वियों के बीच में है। जैसे उदाहरण से अगर हम समझें, रत्न प्रभा और शर्करा प्रभा पृथ्वी के बीच में कितना गैप है? तो उत्तर मिलेगा 1,80,000 योजन वो, और चूंकि ठीक है पृथ्वी की हम बात कर रहे हैं तो एक राजू में से 1,80,000 कम करेंगे तो उतना गैप रत्न प्रभा और शर्करा प्रभा के मध्य में आ जाएगा। क्योंकि रत्न प्रभा प्रारंभ हो रही है वहाँ से लेकर के और यहाँ तक एक राजू है, शर्करा प्रभा जहाँ प्रारंभ नहीं होती है वहाँ तक। तो रत्न प्रभा की मोटाई 1,80,000 माइनस एक राजू का गैप शर्करा प्रभा के बीच में और दोनों पृथ्वियों के बीच में बनता है। अगला प्रश्न देखें, रत्न प्रभा आदि पृथ्वियों के पटलों की संख्या कितनी है? सबसे पहले तो हम इस प्रश्न के उत्तर को समझने से पहले हम पहले ये समझिए पटल क्या चीज़ है। पटल का मतलब फ्लोर हम समझते हैं, जैसे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, ऐसे फ्लोर जो बने हुए हैं उसको हम पटल कहते हैं। अब यहाँ पर पटल पूछे जा रहे हैं कि पहली आदि जो रत्न प्रभा आदि पृथ्वियाँ हैं उनमें पटल कितने हैं? देखिए उत्तर, रत्न प्रभा पृथ्वी में 13 पटल, शर्करा प्रभा में 11, बालुका प्रभा में 9, पंक प्रभा में 7, धूम प्रभा में 5, तमह प्रभा में 3 और महातमह प्रभा में 1 पटल हैं। सातों पृथ्वियों के कुल पटलों की संख्या 49 है, 49। क्या मतलब हुआ? अब हम पटल की संख्या जो है इसको अपन, वो पहले वाला चित्र निकालो, अब बहुल भाग का जो बनाया था ना नीचे 13 पटल पटल कैसे बने हुए हैं उसको अपन देखते हैं। पहली पृथ्वी में 13 पटल हैं। अब पहली पृथ्वी से यहाँ तात्पर्य रत्न प्रभा, मोटे रूप में तो रत्न प्रभा ही है, लेकिन वास्तव में रत्न प्रभा में 13 पटल नहीं है। 13 पटल किस में होंगे? अबहुल भाग में होंगे। अबहुल भाग के अपन ने जो रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 भाग किए थे, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग, तो उनमें खर भाग और पंख भाग में तो भवनवासी और व्यंतर देवों का निवास है, उसकी हम यहाँ चर्चा नहीं कर रहे। यहाँ मोटे रूप में रत्न प्रभा पृथ्वी में 13 पटल कह दिए, मोटे रूप में कथन में आ जाता है कि रत्न प्रभा में 13 पटल है, लेकिन वो 13 पटल हमको रत्न प्रभा में पूरे में नहीं समझना है, वो अबहुल भाग में समझना है। आप लोगों के सामने जो चित्र दिया हुआ है इसमें देखिए पिंक कलर का जो नीचे दिया ना, अबहुल भाग 80,000 योजन मोटा, ये अबहुल भाग 80,000 योजन मोटा है। इसमें कुल कितने पटल बने हुए हैं? 13 पटल। ये जो लाइंस बनी हुई हैं ये 13 लाइन है। इन 13 लाइन को ही अपन पटल बोलते हैं। वैसे आगे एक लाइन दी हुई है, ये पटल एक दूसरे से संश्लिष्ट हैं, चिपके हुए हैं। वो तो आप लोगों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए, डिस्क्रिप्शन के लिए ये चित्र में अलग अलग लाइंस दे दी। जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण दिया ना, एज ए फ्लोर, जैसे फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरह से बिल्डिंग्स में फ्लोर बने होते हैं। ऐसे यूँ समझ लीजिए कि 13 माले की बिल्डिंग है, 13 फ्लोर उसमें बने हुए हैं। तो वो जो 13 फ्लोर हैं उन्हीं को हम बोलते हैं यहाँ पर पटल। अभी हम आगे एक वर्णन पढ़ेंगे जिसमें ये वर्णन पढ़ेंगे कि पृथ्वी के अंदर इनके बिल बने हुए हैं नारकी जीवों के। तो वो जो नारकी जीवों के बिल बने हुए हैं वो इन्हीं 13 पटलों में बने हुए हैं। उदाहरण समझिए, जैसे पृथ्वी पर हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पर पहला ग्राउंड फ्लोर हुआ ज़मीन के ऊपर, राइट? ज़मीन के ऊपर ग्राउंड फ्लोर हुआ, फिर उसके बाद में फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर। इस तरह से माना कि कोई 13 फ्लोर वाली बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें कोई ग्राउंड फ्लोर में रह रहा है, कोई फर्स्ट फ्लोर में रह रहा है, कोई सेकंड फ्लोर में रह रहा है। ऐसे ही यूँ समझ लीजिए कि अपन लोग तो ऊपर रह रहे हैं, यही 13 फ्लोर ज़मीन के अंदर धंसे हुए हैं, अंदर पूरे गए हुए हैं। तो अंदर जाने, जब ये पूरे के पूरे 13 फ्लोर अंदर ज़मीन के अंदर होंगे तो यही 13 पटल कहलाएंगे। समझ में आ गई बात? और इन्हीं 13 पटल में आगे हम जो वर्णन पढ़ेंगे, इन्हीं 13 पटल में उन नारकी जीवों के बिल बने हुए हैं।
उन्हीं बिलों में वो नारकी जीव निवास करते हैं। तो इसलिए ये 13 पटल अब बहुल भाग के हमको समझना है, पूरी रत्न प्रभा के नहीं, सिर्फ अब बहुल भाग के, क्योंकि नारकी जीवों का निवास सिर्फ अब बहुल भाग में है, खर भाग और पंख भाग में नहीं है। अब आगे के जो नरक हैं या आगे की जो पृथ्वियां हैं उनमें जो पटल बने हुए हैं उनकी संख्या 2-2 कम करते जाइए। ये बहुत सही फार्मूला है याद करने का। अब बहुल भाग में 13 पटल है, फिर उसके बाद में सेकंड नंबर पे जो शर्करा प्रभा उसमें 2 कम किए तो 11 पटल यहाँ पे चित्र में नहीं दिखाई दिए, आपको सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे यहाँ पे रत्न प्रभा के अब बहुल भाग में 13 पटल बना करके बताए हैं। ऐसे ही सभी पृथ्वियों में शेष जो संख्या दी हुई है 11 पटल की, 9 पटल की, 7 की, 5, 3 और 1, इस तरह से ये देखिए आपके सामने जो 7 पृथ्वियाँ आ गई है, इनमें 7वां जो नरक है, यह जो 7वीं पृथ्वी जिसको अपन कहते हैं महातम प्रभा, उसमें एक ही पटल है, सिर्फ एक ही लाइन है, इसमें दिखाई नहीं है, लेकिन अपन को समझना है पहली में 13 फिर 2-2 कम करते जाएंगे तो अंतिम महातम प्रभा में एक पटल शेष रह जाता है। एक ही पटल, वहाँ एक ही फ्लोर पे नारकी जीव रहते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न, रत्न प्रभा आदि पृथ्वियों में बिलों की संख्या कितनी है एवं बिलों की रचना कहाँ पर है। अब जो हमने ये पढ़ा, ये जो 7 पृथ्वियाँ हैं, अब इन 7 पृथ्वियों में बिल भी होते हैं, नारकी जीव निवास करते हैं। नारकी जीवों का निवास कहाँ होता है? उत्तर मिलेगा नारकी जीवों का निवास बिलों में होता है। जैसे हम मनुष्य और तिर्यंच पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, जैसे अपन लोग घर बना करके रहते हैं, देवतागण जैसे वैमानिक देवों में विमान बने हुए हैं, भवनवासियों के भवन बने हुए हैं, ऐसे प्रश्न उपस्थित होता है नारकी जीव कहाँ रहते हैं? तो उत्तर मिलेगा नारकी जीव बिल में रहते हैं। इनको बिल नाम क्यों दिया? इसलिए नाम दिया क्योंकि जैसे पृथ्वी पर हम देखते हैं चूहे हैं या फिर सर्प आदि, सांप आदि हैं, ये पृथ्वी के अंदर, भूमि के अंदर खोद करके, गड्ढा करके और उसमें निवास करते हैं, जिसको अपन अपनी भाषा में बिल बोलते हैं। उन बिलों में जैसे ये चूहे, सांप आदि रहते हैं, ऐसे ही जो अकृत्रिम हैं, ये चूहे और सांप आदि के द्वारा ये बिल तो बनाए जाते हैं, लेकिन हम जिन नारकियों के बिलों की बात कर रहे हैं वो अकृत्रिम है, वो किसी ने नहीं बनाए, अनादिकाल से अनंत काल तक रहेंगे। तो ऐसे ही पृथ्वी के अंदर होने के कारण से इनको बिल नाम दिया गया, बिल संज्ञा दी गई। पृथ्वी के ऊपर होते तो महल कहलाते, महलों में तो नारकी जीव रहते नहीं हैं, इसलिए इनको बिल नाम दिया गया है। अब वो बिल कितने हैं वो यहाँ बताए जा रहे हैं। रत्न प्रभा आदि पृथ्वियों में क्रमशः 30 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 5 कम 1 लाख और मात्र 5 बिल है। आप लोगों के सामने जो चित्र बताया गया है उसमें इन बिलों की संख्या दी हुई है। रत्न प्रभा पृथ्वी में 30 लाख बिल। मेरा पुनः निवेदन, पूरी रत्न प्रभा पृथ्वी में 30 लाख बिल नहीं है। कथन में आता है, बोलने में आएगा, शास्त्रों में भी यही कथन किया है, लेकिन जब हम डेप्थ में जाएंगे और वर्णन समझेंगे तब अपन को वहाँ समझना है रत्न प्रभा पृथ्वी के अब बहुल भाग में 30 लाख बिल है। खर भाग और पंख भाग में एक भी बिल नहीं है, वहाँ नारकी जीव रहते ही नहीं हैं। तो खर भाग और पंख भाग को छोड़ करके शेष जो पहला नरक का अब बहुल भाग है, पहली पृथ्वी का अब बहुल भाग है, उसमें 30 लाख बिल है। और आगे और वर्णन आएगा, उसमें जो अब बहुल भाग के 13 पटल हमने बनाए थे, 13 फ्लोर, उनमें इन 30 लाख का डिवीज़न भी किया हुआ है, विभाजन भी किया हुआ है। शर्करा प्रभा पृथ्वी के कोई टुकड़े नहीं हैं, कोई भाग नहीं है, इसलिए शर्करा प्रभा में पूरी ऊपर का 1000 योजन, नीचे का 1000 योजन छोड़ करके शेष में वहाँ पटल बने हुए हैं और उसमें 25 लाख बिल है। बालुका प्रभा में 15 लाख बिल हैं, पंख प्रभा में 10 लाख बिल हैं, धूम प्रभा में 3 लाख बिल हैं और फिर उसके पश्चात तमह प्रभा में 5 कम 1 लाख, 5 कम 1 लाख का मतलब 99,995 बिल हैं और महातम प्रभा में
मात्र 5 ही बिल हैं, उसमें लाख, 100 या 1000 की संख्या आगे नहीं है, मात्र 5 बिल हैं। जब हम इन बिलों की काउंटिंग को टोटल करते हैं 30 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख और ये 95,995 के साथ में 7वीं पृथ्वी का 5 भी मिला देंगे तो कितना बन जाएगा, 1 लाख। तो इन सबको हम टोटल करते हैं तो आता है 84 लाख। इस प्रकार नारकी जीवों के रहने के कुल 84 लाख बिल हैं, 84 लाख निवास स्थान हैं जिनमें नारकी जीव रहते हैं। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है ये नारकी जीव कहाँ और कैसे होते हैं, ये बिल जो बने हुए हैं। आगे देखिए नेक्स्ट, इसी प्रश्न के उत्तर में अगला पैराग्राफ। प्रथम पृथ्वी का अबहुल भाग, ध्यान से, रत्नप्रभा पृथ्वी के 3 टुकड़े किए थे हमने, ये आ गए। इसमें से खर भाग, पंख भाग को छोड़ दीजिए। पहली पृथ्वी के अबहुल भाग में तथा अन्य 5 पृथ्वियों में, शेष आगे की जो 5 पृथ्वियां हैं उनमें नीचे ऊपर की 1,000 योजन मोटाई छोड़कर, वो निकालना नक्शा, 7 पृथ्वियों के नक्शे को देखिए जिसमें अपन ने अबहुल भाग, हाँ जी, 7 पृथ्वियों में मात्र पहली पृथ्वी अबहुल भाग, जो अपन ने पहले भी नक्शा दिखाया गया था, ये इसमें भी दिया हुआ है। इसमें अबहुल भाग 80,000 योजन मोटा है। ध्यान से सुनिएगा, इस अबहुल भाग के 80,000 योजन मोटाई वाले अबहुल भाग का ऊपर का 1,000 योजन और नीचे का 1,000 योजन, इन 1,000 योजन के स्थान को छोड़ करके शेष 78,000 योजन में 13 पटल हैं और उनमें पहले नरक के नारकी रहते हैं। इसी तरह आगे कह रहे हैं अन्य शेष 5 पृथ्वियों में शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा और महातम प्रभा, इन शेष 5 पृथ्वियों में, नहीं महातम प्रभा नहीं, तम प्रभा तक, शर्करा, बालुका, पंख, धूम और तम, मतलब पहली पृथ्वी के अबहुल भाग की चर्चा हो गई और शेष 5 मतलब 6ठी पृथ्वी तक ऊपर का 1,000 योजन छोड़ दीजिए, नीचे का 1,000 योजन छोड़ दीजिए, शेष जितना उनका बाहल्य है, जितनी उनकी मोटाई है, उनमें उतने पटल जो बताए गए हैं वो होते हैं और उनमें नारकी जीव रहते हैं। जैसे हम चर्चा करें शर्करा प्रभा की, शर्करा प्रभा कितनी मोटी है, 32,000 योजन मोटी। अब उस 32,000 में से 1,000 योजन ऊपर का और 1,000 योजन नीचे का छोड़ देंगे, शेष 30,000 योजन मोटाई वाली शर्करा प्रभा पृथ्वी में 11 पटल बने हुए हैं और उन 30,000 मोटाई मात्र में ही दूसरे नरक के नारकी रहते हैं। ऊपर के 1,000 में और नीचे के 1,000 में कुछ भी नहीं है, वो खाली स्थान दिया हुआ है। तो इस प्रकार यहाँ पे मोटाई जो है वो 6वीं पृथ्वी तक 1,000 योजन छोड़नी है। फिर से पढ़ते हैं इस लाइन को। प्रथम पृथ्वी का अबहुल भाग, जैसा कि अभी मैंने आपसे निवेदन किया था, खर भाग और पंख भाग को हमको ग्रहण नहीं करना क्योंकि वहाँ नारकी नहीं है। तो पहली पृथ्वी का अबहुल भाग, उसका और साथ में शेष 5 पृथ्वियों में नीचे ऊपर की 1,000 योजन मोटाई को छोड़ करके शेष बीच में जितने पटल बने हुए हैं, जितने भी पटल बने हुए हैं सब बीच में बने हुए हैं, 1,000 योजन ऊपर और 1,000 योजन नीचे नहीं बने हुए हैं। उन पटल, जितने पटल बने हैं उनमें अनुक्रम से बिलों की रचना है। अनुक्रम मतलब क्रम पूर्वक, पहले पटल में इतने, दूसरे में इतने, तीसरे में इतने, जिसकी संख्या आगे बताई जाएगी, उतने बिल क्रम पूर्वक वहाँ पे बने हुए हैं। 7वीं पृथ्वी, अब ये तो होगी 6ठी पृथ्वी तक की चर्चा जिसमें ऊपर 1,000 और नीचे 1,000 छोड़ना था। अब 7वीं का थोड़ा सा स्पेशलिटी है इसलिए वो बता रहे हैं 7वीं पृथ्वी 8,000 योजन मोटी है। जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है महातम प्रभा। इस 7वीं पृथ्वी की 8,000 योजन में, इसमें ऊपर और नीचे बहुत मोटाई छोड़कर मात्र मध्य में बिलों की रचना है। ये बिल ही नरक कहलाते हैं। क्या मतलब हुआ, थोड़ा सा बेक जाते हैं। कल हम लोगों ने जब त्रस नाड़ी की रचना पढ़ी थी तो त्रस नाड़ी आप लोगों ने पढ़ी थी कुछ कम 13 राजू है। वो कुछ कम 13 राजू कैसे बनी थी आप लोगों को याद है, जिसमें हमने नीचे
कलकला वाला स्थान 1 राजू का छोड़ दिया तो वो तो 13 राजू बची। और उस 13 राजू में भी महातम प्रभा में 7वीं पृथ्वी में अपन ने 3999 से 1/3 वाला स्पेस नीचे का छोड़ा था और शेष ऊपर का ध्वज दंड सर्वार सिद्धि की विमान से 12 योजन, फिर 8 योजन, फिर तीनों बात वाले, इस तरह से रचना अपन ने पढ़ी थी। तो मैं जो जहाँ तक आप लोगों से पहुँचाना चाह रहा हूँ, महातम प्रभा 8000 योजन मोटी है। इसमें ऊपर का और नीचे का 1-1 हज़ार नहीं छोड़ना, इसलिए इसका स्पेशल यहाँ पे बताया गया है। ऊपर का बहुभाग नीचे का बहुभाग छोड़ करके मध्य में एक पटल है, क्योंकि महात्म प्रभा में एक ही पटल है। अन्य पृथ्वियों में तो 3, 5, 2-2 बढ़ते जाएंगे, लेकिन 7वीं पृथ्वी में एक ही पटल है। और वो एक पटल कहाँ है? तो उत्तर मिलेगा ऊपर का बहुभाग छोड़ के, नीचे का बहुभाग छोड़ करके मध्य में बिल्कुल बीचों बीच में वो एक पटल बना हुआ है। हमको ये समझना चाहिए 8000 योजन मोटी पृथ्वी में से ऊपर का 4000 योजन छोड़ करके और नीचे का 4000 में से वो एक जो पटल बना हुआ है उसको छोड़ देंगे, मतलब उतने में वो बना हुआ है। तभी हमने 3999 से 1/3 भाग वहाँ पर छोड़ा था। तो उतने एक मात्र उसी बीच में एक लाइन जा रही है मात्र, या एक ही फ्लोर है, तो वहाँ पर ये 7वें नरक के नारकी जीवों का निवास है। इसलिए शेष 6 पृथ्वियों में तो 1-1 हज़ार योजन ऊपर नीचे छोड़ना है, बीच में वो पटल बने हुए हैं। और 7वीं पृथ्वी में ऊपर नीचे बहुभाग जो योजन बने हुए हैं उनका बहुभाग छोड़ करके और मध्य में एक पटल बना हुआ है, जहाँ पे 7वें नरक के नारकी जीवों का निवास है। एक लाइन यहाँ और दी हुई है जिसमें ये लिख रहे हैं, ये बिल ही नरक कहलाते हैं। जैसा कि मैंने भी आपसे चर्चा की थी, जो भी 25 लाख 30 लाख अपन ने जो पढ़े हैं बिलों की संख्या, इन बिलों को ही नरक बोलते हैं। नरक अलग नहीं है। जो अभी अपन ने प्रारंभ में चर्चा की थी ना, धम्मा, वंशा, मेघा, तो ये किसके नाम है? ये नरकों के नाम है। तो नरक मतलब ये बिल। पृथ्वियों के नाम तो यही हैं, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा। जब हमसे पृथ्वी पूछी जाएगी तब हमें ये नाम बोलना है, और जब हमसे नरक पूछा जाए तब हमें धम्मा, वंशा आदि बोलना है। और जब बिल और नरक बिलों की संख्या पूछी जाए या नरकों की संख्या पूछी जाए तो वहाँ पर अपन को बिलों की संख्या के अनुसार ही वहाँ पर नरक कहे गए हैं, ये हमको समझना है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न। नरक पटलों में बिलों का विन्यास किस प्रकार है? विन्यास का मतलब होता है फैलाव, विस्तार। कहने का मतलब ये है, अभी हमने ये तो पढ़ लिया, पहले नरक में 30 लाख बिल है, दूसरे नरक में 25 लाख बिल है, लेकिन ये बिल कैसे बने हुए हैं? आपने उदाहरण भी दे दिया कि जैसे पृथ्वी के अंदर चूहे, सांप आदि बिल बना के रहते हैं, ऐसे ही वहाँ बिल बने हुए हैं। लेकिन बिल है कैसे बने हुए हैं, कितने छोटे हैं, कितने बड़े हैं, किस प्रकार के हैं, वो यहाँ पर अपन उत्तर के माध्यम से समझते हैं। फिर इस उत्तर को पढ़ने के बाद फिर चित्र के माध्यम से समझेंगे। देखिए उत्तर, नरक पटलों में बिलों का विन्यास इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक रूप से है। नक्शा निकाल। यहाँ अपन ने पहली लाइन में पढ़ा, बिलों का विन्यास इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक रूप से है। आप लोगों के सामने ये नक्शा आया, ये चित्र आया। इसमें देखिए बीचों बीच में ब्लू कलर में एक गोल निशान बना हुआ है। इसको यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है इंद्रक बिल। सेंटर पॉइंट का जो बिल है, उस सेंटर पॉइंट वाले बिल को नाम दिया गया है इंद्रक बिल। प्रत्येक पटल में, ध्यान से आगे हम पढ़ेंगे वर्णन, प्रत्येक पटल में एक एक इंद्रक बिल बना हुआ है। प्रत्येक पटल में, पटल कितने हैं कुल? 49। पहली पृथ्वी में 13, अब बहुल भाग में, दूसरी पृथ्वी में 11, फिर 9, इस तरह से है। तो कुल हम करेंगे तो 49 वहाँ पर कुल पटल होंगे। तो ये जो सामने आपके चित्र आया है, इसको अगर हम आड़ा करके देखेंगे, तो चित्र दिखाने के लिए ऐसा दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा हम बिल्कुल फ्लैट कर देंगे। तो सेंटर पॉइंट का जो होगा वो होगा इंद्रक बिल। चारों दिशाओं में और विदिशाओं में, चारों जो दिशाएं बनी हुई है जिसमें ब्लैक कलर का नाम दिया हुआ है श्रेणीबद्ध बिल। तो जो 4 मुख्य दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम,
और चारों विदिशाएं, विदिशा का मतलब उत्तर और पूर्व के बीच में जो ईशान है, फिर आग्नेय, फिर नैऋत्य, फिर वायव्य, चारों दिशाओं में और चारों विदिशाओं में जो बिल्कुल लाइन से बने हुए हैं वो कहलाते हैं श्रेणीबद्ध बिल। और तीसरे नंबर पे जो यहाँ पे दिए हुए हैं रेड कलर में, ये हैं जो कुछ रेडिश हैं वो प्रकीर्णक बिल। प्रकीर्णक का मतलब होता है फैले हुए, जो यत्र तत्र फैले हुए हैं, जिनका कोई इक्वल नहीं है कि कहाँ होंगे, वो नहीं है, स्वीकेंस नहीं है। जैसे इंद्रक का तो स्वीकेंस है कि वो बिल्कुल सेंटर में होगा, फिट। शेष का भी बिल्कुल लाइन से ही होंगे दिशाओं में और विदिशाओं में, लेकिन प्रकीर्णक का कोई ऐसा नियम नहीं है। आचार्यों ने वहाँ कहा है जो पुष्प के समान यत्र तत्र फैले हुए हैं, यत्र तत्र रखे हुए हैं, वे बने हुए कहलाते हैं प्रकीर्णक बिल। जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, इस तरह के ये प्रकीर्णक बिल है। तो जो पहली पंक्ति अपन ने पढ़ी, देखें फिर से पुस्तक में, नरक पटलों में बिलों का विन्यास इंद्रक, प्रकीर्णक इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक रूप से है, जैसा कि ये सामने आपको दिखाई दिया। आगे देखिए, जो अपने पटल के सर्व बिलों के ठीक मध्य में होता है, जो पटल बना हुआ है उस पटल में जितने भी बिल बने हैं, उस पहले पटल में या दूसरे पटल में जितने भी पटल हैं, उनके सब बिलों के बीचों बीच में सेंटर में जो होता है उसे इंद्रक बिल कहते हैं। उस इंद्रक बिल की चारों दिशाओं एवं विदिशाओं में वो जो इंद्रक बिल बना हुआ है, देखो अब नक्शे में देखते जाएं। यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, अपना ध्यान नक्शे में जहाँ पे ये ब्लैक कलर के बने हुए हैं उनको ध्यान से देखें। उस इंद्रक बिल के चारों दिशाओं एवं विदिशाओं में जो बिल पंक्ति रूप से स्थित हैं, बिल्कुल लाइन वाइज, आगे पीछे नहीं है, बिल्कुल लाइन वाइज इक्वल हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें श्रेणीबद्ध कहते हैं। बिल्कुल क्रमशः जो बने हुए हैं, किधर? दिशाओं में और विदिशाओं में, ये दोनों बातें ध्यान रखनी है। और आगे कह रहे हैं, जो श्रेणीबद्ध बिलों के बीच में बिखरे हुए पुष्पों के समान यत्र तत्र स्थित हैं, उन्हें प्रकीर्णक बिल कहते हैं। देखिए ध्यान से चित्र में, दिशा और विदिशा के बीच में, फिर विदिशा दिशा के बीच में पुष्पों के समान, जैसे फूल बिखर जाते हैं ना, फूल बिखेरते हैं अपन, वो जब बिखरते हैं तो ऐसा थोड़ी ना होता कि वो सीक्वेंस से एक ही लाइन में बिखरते जा रहे हो, यत्र तत्र, इधर उधर, यहाँ वहाँ जो फैले हुए हैं, जो रखे हुए हैं, वो कहलाते हैं प्रकीर्णक बिल। इस तरह ये बिलों का यहाँ पर कथन किया। आगे देखिए, यह रचना प्रत्येक पटल में रहती है। जैसा कि मैंने अभी आपसे निवेदन किया, अगर हम इस चित्र को जो हमारे सामने, ये तो फ्रंट दिख रहा है हमको, अगर हम इस फ्रंट चित्र को फ्लैट कर दें, बिल्कुल आड़ा कर दें, तो ये समझ लें ये एक फ्लोर हो गया, एक पटल हो गया, और उस पटल के बिल्कुल बीचों बीच में, जैसे अपन लोग जब जम्बूद्वीप या और भी ढाई द्वीप का जब नक्शा समझते हैं, उसमें सुमेरु पर्वत बनाते हैं, तो सुमेरु पर्वत का बीच में डॉट लगा दिए, तो जब अपन बिल्कुल फ्लैट देखेंगे, ज़मीन पे देखेंगे, तो ज़मीन पे तो सुमेरु पर्वत बिल्कुल ऐसे उठा हुआ है, तो ऐसे ही बिल्कुल फ्लैट बना देने पर जो सबसे सेंटर में आएगा वो इंद्रक, चारों दिशाओं और विदिशाओं में जो आएगा वो श्रेणीबद्ध, और यत्र तत्र जो फैला हुआ है वो प्रकीर्णक। वो ये कह रहे हैं, यह रचना प्रत्येक पटल में है। ये नहीं समझना कि मात्र पहली पृथ्वी के अबहुल भाग में होकर के रह गया, या अबहुल भाग में, या पहले हर नरक में बनी हुई तो है, लेकिन हर नरक में बने होने के साथ में प्रत्येक पटल में है। क्योंकि नरक तो शर्करा प्रभा पृथ्वी की बात करेंगे तो वो तो 32,000 योजन है, और उस 32,000 में 1,000 योजन ऊपर का, नीचे का 1,000 छोड़ करके शेष 30,000 में कितने पटल बने हुए हैं? 11 पटल। तो प्रत्येक 11 पटल में ऐसी रचना होगी, सेंटर में इंद्रक होगा, फिर चारों तरफ और चारों विदिशाओं में श्रेणीबद्ध होंगे, और फिर उसके बाद में प्रकीर्णक होंगे, सब जगह यही रचना है। इसलिए प्रत्येक पटल में ये रचना बनी है। देखें यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, प्रथम पृथ्वी के अर्थात पहले नरक के 13 पटलों में इंद्रक बिल कितने हैं? 13 है। ये अपन को समझना है, प्रत्येक पटल में इंद्रक बिल सिर्फ एक ही रहेगा, सेंटर का तो एक ही होगा ना, जब पटल में एक है तो एक ही रहेगा। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, पहली पृथ्वी के अर्थात नरक के
जो 13 पटल हैं उनमें पहले नरक के 13 पटल हैं, अब बहुल भाग में उन 13 पटलों में इंद्रक बिल कितने हैं? 13। फिर आगे कह रहे हैं दूसरे आदि नरकों में पटलों की संख्या के अनुसार 11, 9, 7, 5, 3 और 1 इंद्रक बिल हैं। जितने पटल हुए उनके सेंटर में एक एक इंद्रक बिल है तो उतने ही इंद्रक बिल कहलाएंगे। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कुल इंद्रक बिल 49 हैं, 49, क्योंकि पटल कितने थे? 49। पहली पृथ्वी में 13, दूसरी में 11, इस तरह से दो दो कम करते गए। सातवीं पृथ्वी जो महातम प्रभा नाम की पृथ्वी है उसमें एक ही पटल है, इसलिए उसमें इंद्रक बिल भी एक ही है, ऐसा समझना। इसलिए कुल बिल की संख्या हो गई 49, 49। आगे देखिए, प्रथम नरक के प्रथम पटल में स्थित इंद्रक बिल की एक एक दिशा में 49, 49। थोड़ा सा विषय ध्यान देने योग्य है, समझना है थोड़ा सा। प्रथम नरक के प्रथम पटल में अपने माइंड में इमेजिन करते जाएं, हम पहले नरक का पहला पटल पढ़ रहे हैं जैसा कि सामने दिया हुआ नक्शा। इसमें स्थित इंद्रक बिल की, सेंटर पॉइंट वाला इंद्रक बिल है, उसकी एक एक दिशा में 49, 49। एक एक दिशा से तात्पर्य चारों दिशा लगाना है, विदिशा नहीं, सिर्फ चारों दिशा। जो यहाँ पे आप लोगों को चित्र में 4 दिखाए गए हैं ना, 4 बिल दिखाई दिए हैं, तो इन 4 को आप इमेजिन करो चारों दिशाओं में 49, 49 है और विदिशाओं में 48, 48 श्रेणीबद्ध बिल हैं। ध्यान से समझिए, फिर से मेरा निवेदन, पहला जो पटल है उस पहले पटल में सेंटर हो गया इंद्रक बिल। अब यहाँ गिनती बताई जा रही है, बिलों की संख्या कैसे अपन को काउंट करनी है। इंद्रक बिल 1 है तो 49 पटल के कितने हो गए इंद्रक बिल? 49। अब अपन को संख्या गिननी है श्रेणीबद्ध बिलों की। तो श्रेणीबद्ध बिल कहाँ थे? दिशाओं में और विदिशाओं में, ठीक है। तो अब उनमें अंतर क्या है? उनमें अंतर ये है, पहले नरक के पहले पटल के चारों दिशाओं में तो 49, 49 बिल हैं और विदिशाओं में 48, 48 एक एक कम हैं। और फिर आगे ये कह रहे हैं द्वितीय आदि इंद्रक बिल से लेकर सप्तम नरक स्थित अंतिम इंद्रक बिल तक श्रेणीबद्ध बिलों की संख्या एक एक कम होते होते अंतिम इंद्रक बिल की चारों दिशाओं में तो एक एक श्रेणीबद्ध बिल मिलता है, परंतु विदिशाओं में श्रेणीबद्ध बिल नहीं पाए जाते हैं। थोड़ा सा विषय बहुत अच्छी तरह से समझने वाला है। क्या मतलब हुआ? थोड़ा सा उपयोग यहाँ लगाएं। पहले नरक का हमने सामने नक्शा रखा है, पहले पटल का, यूँ समझ लीजिए, और थोड़ी देर के लिए या ये समझिए कि चारों दिशाओं में यहाँ पे जो 4, 4 की संख्या दी हुई ना श्रेणीबद्ध की, अभी प्रकीर्णक को छोड़िए और इंद्रक को भी छोड़ दीजिए। इंद्रक के चारों दिशाओं में पहले पटल में कितने बिल हैं? उत्तर मिलेगा 49। पूर्व दिशा में 49, इधर 49, उधर 49, उधर 49, ठीक है। और विदिशाओं में कितने? 48। अब ये जो 49 और 48 का क्रम है, ये प्रत्येक पटल में एक एक कम करते जाइए। हर एक पटल में एक एक कम करेंगे। अब ध्यान से, दूसरे पटल में इंद्रक बिल 1 हो गया और इधर 49 की जगह संख्या कितनी रह गई? 48, 48। और उधर 48, 48 से तो संख्या कितनी रह गई? 47, 47। फिर तीसरे पटल पे आएंगे हम, तीसरे पटल पे आएंगे तो इधर संख्या कितनी रह जाएगी? 47, 47 दिशाओं में, और विदिशाओं में कितनी रह जाएगी? 46, 46। इस तरह से करते करते जब हम 7वीं पृथ्वी के अंतिम पटल में पहुंचेंगे 49वें नंबर के, तो उसकी चारों दिशाओं में एक एक संख्या रह जाएगी और विदिशाओं में एक भी संख्या नहीं रहेगी। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई? अभी थोड़ा सा समझना है। एक एक इसको आप चाहो तो जब आपको समय मिले तो उस अनुसार आप इसका नक्शा ड्राइंग भी अपने आप बनाइएगा, तो उससे आपको जल्दी समझ में। ड्राइंग भी नहीं बनाए तो भी आप अलग से 49 पटल बना करके और एक एक संख्या को कम कम करते जाएंगे। तो जब आप कम कम करते जाएंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि 7वीं पृथ्वी में जो अपन सिर्फ 5 बिल की चर्चा करते हैं ना, वो 5 कैसे बने? सेंटर का एक इंद्रक और चारों दिशाओं का श्रेणीबद्ध 1, क्योंकि 49 को हम एक एक कम करेंगे। आप खुद सोचिए
49 को हम एक एक कम करेंगे तो 7वें नरक में एक ही तो बचेगा। और विदिशाओं में अपन ने 49 नहीं लिए थे, 48 लिए थे, और पटल है 49, तो 7वें नरक का जो अंतिम 49वां पटल होगा उसमें श्रेणीबद्ध की विदिशाओं के एक भी नहीं बचेगा, क्योंकि अपन ने 48 से काउंटिंग शुरू की थी। तो इस प्रकार ये श्रेणीबद्ध बिलों की यहाँ पर संख्या दी हुई है, वही संख्या अपन को यहाँ पर समझनी चाहिए। ये जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है इसको एक बार हम फिर से पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से सुन करके और फिर अपने माइंड में इसको फिट कर लीजिए। नरक पटलों में बिलों का विन्यास किस प्रकार है? उत्तर, नरक पटलों में बिलों का विन्यास इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक रूप से है। जो अपने पटल के सर्व बिलों के ठीक मध्य में होता है उसे इंद्रक बिल कहते हैं। उस इंद्रक बिल की चारों दिशाओं एवं विदिशाओं में जो बिल पंक्ति रूप से लाइन वाइज विद्यमान है, स्थित हैं, उन्हें श्रेणीबद्ध कहते हैं। जो श्रेणीबद्ध बिलों के बीच में बिखरे हुए पुष्पों के समान यत्र तत्र स्थित हैं, उन्हें प्रकीर्णक बिल कहते हैं। यह रचना प्रत्येक पटल में रहती है। पहली पृथ्वी के 13 पटलों में 13 इंद्रक बिल हैं, क्योंकि हर पटल में एक एक इंद्रक बिल है इसलिए। और दूसरे आदि नरकों में पटलों की संख्या के अनुसार ही क्रमशः 11, 9, 7, 5, 3 और 1 पटल वहाँ पर स्थित हैं। इस प्रकार कुल इंद्रक बिल जो हैं वो 49 बन जाते हैं, क्योंकि पटल 49 हैं। प्रथम नरक के प्रथम पटल में स्थित इंद्रक बिल की एक दिशा में 49 और विदिशाओं में 48 श्रेणीबद्ध बिल बने हुए हैं। और द्वितीय आदि नरक बिल से लेकर इंद्रक बिल से लेकर सप्तम नरक स्थित अंतिम इंद्रक बिल तक श्रेणीबद्ध बिलों की संख्या एक एक कम होने से अंतिम इंद्रक बिल में चारों दिशाओं में एक एक श्रेणीबद्ध रह जाता है, परंतु विदिशाओं में श्रेणीबद्ध एक भी नहीं रहता है, क्योंकि हमने वो 48 से प्रारंभ किया था और पटल 49 है। इस प्रकार अंतिम जो पटल है उसमें एक सेंटर का इंद्रक बिल और 4 दिशाओं के 4 श्रेणीबद्ध बिल, इस तरह से 5 ही बिल जो अपन ने पढ़े थे वो 5 बिल वहाँ तक होते हैं। इसीलिए अपन 7वें नरक के बिलों की संख्या जब अपन काउंट करते हैं तो वह मात्र 5 ही बिल हैं, उससे ज़्यादा नहीं। बस आज के लिए इतना ही। जो हमारे प्रश्न हुए इनको आप एक बार पढ़िएगा, रिवीजन कीजिएगा, फिर उसके पश्चात अगर कुछ समझ में नहीं आया तो अभी हम 15 मिनट आप लोगों के प्रश्नोत्तर को देते हैं। मेरा फिर निवेदन, आदरणीय बड़े पंडित जी साहब जैसा पढ़ाते हैं वैसा तो मैं कभी भी नहीं पढ़ा पाऊँगा और न पढ़ा पाया हूँ, लेकिन जितनी मैंने कोशिश की है, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आए तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, मैं समझाने की कोशिश करूँगा। और फिर भी मुझे नहीं आएगा तो मैं आदरणीय बेनड़ा साहब से पूछ करके ज़रूर आप लोगों को उत्तर दूँगा। प्रश्नोत्तर निकाल, इधर कर दो, जूम कर दो। इधर ही करो, राहुल जी का कैमरा आ रहा है, दिख ही नहीं रहा। 7वें नरक में अब बहुल भाग है क्या? पहला प्रश्न इनका, बस इतना ही। ऊपर तक ले जाओ, नीचे से कर रहे हो क्या? कहाँ से कर रहे हो? ऊपर से करो तो ऊपर ले जाओ ना, पकड़ के ले जाओ, बहुत सारा है वो। बहुत सारा है, उसको पकड़ के ले जाओ। चलिए, ये पहला प्रश्न इनका है, क्या घनोदधि वलय, घनवात वलय एवं तनुवात वलय, ये तीनों वलय 1 से 7 पृथ्वियों जैसे शर्करा प्रभा आदि के नीचे भी होते हैं? हाँ बिल्कुल, पूरी 7 पृथ्वियों के नीचे ये 3 वात वलय हैं और तीनों का यही क्रम रहेगा, घनोदधि वलय, फिर घनवात वलय, फिर तनुवात वलय।
इन सातों पृथ्वियों के बीच के खाली स्थान में वनस्पति, जलवायु आदि पंचेंद्रिय, पशु, विकलत्र आदि जीव पाए जाते हैं। सूरज, चांद, तारे आदि दिखाई देते हैं। आकाश का रंग नीला ही दिखाई देता है। नहीं, ये सब चीज़ें वहाँ कैसे होंगी? घनोदधि वलय में जैसा कि पढ़ाया था, घना उदधि मतलब थिक पानी की जो लेयर है वो, फिर घनवात वलय में जो घने मतलब थिक जो वायु की हवा की लेयर है वो ही बना हुआ है। वहाँ पे स्थावर जीव हैं, एकेंद्रीय जीव हैं, लेकिन आपने जो कहा पंचेंद्रिय, पशु, विकलत्र, वो वहाँ नहीं पाए जाते हैं। सूरज, चांद, तारे वहाँ कैसे दिखाई देंगे? आकाश का रंग नीला भी नहीं दिखाई देगा। चलो नेक्स्ट करो। नीचे क्या है? नीचे पंच स्थावर रहते हैं, मतलब जल, अग्नि वहाँ हैं। थोड़ा समझा दीजिए। पंच स्थावर का तात्पर्य वहाँ सूक्ष्म पंच स्थावर जो वर्णन किया गया है, जो हमारे यहाँ पर अग्नि जिस रूप में है उस रूप में वहाँ अग्नि का एक वनस्पति का एक आदि नहीं है। वहाँ पर पंच स्थावर रहते हैं, उसका तात्पर्य ये है वहाँ पर सूक्ष्म पंच जो एकेंद्रीय जीव के जो पृथ्वी का एक आदि सूक्ष्म और बादर की अपेक्षा से जो दो भेद किए जाते हैं उनमें से सूक्ष्म वहाँ रहते हैं, ये समझना चाहिए। आपने बताया कि सुमेरु पर्वत की चूलिका 1 लाख योजन के भीतर ही है, यह प्रमाणित हो गया है। मेरा निवेदन है कि कृपया शास्त्र का नाम बता दे तो हमें दूसरों को बताने में ठीक रहेगा। बिल्कुल ठीक आपने प्रश्न किया। अभी जब पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में पिछले वर्ष बिजोलिया में संगोष्ठी थी, तब उस समय तिलोय परिणति ग्रंथ पर संगोष्ठी थी और उस ग्रंथ में ये दिया हुआ है। और मात्र उस ग्रंथ में ही नहीं, मैं आपसे निवेदन करूं, बृहद द्रव्य संग्रह आचार्य ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने वहाँ पर लिखा और उन्होंने तो बहुत स्पष्ट लिखा। वहाँ तो उन्होंने लिखा 44 योजन चूलिका सहितम 1 लाख योजन, वहाँ पे संस्कृत में शब्द का प्रयोग किया जिसका हिंदी अर्थ में आपको बोल रहा हूँ। 40 योजन सहित 1 लाख योजन, 40 योजन चूलिका सहित 1 लाख योजन सुमेरु पर्वत है, तो वो अपन को यहाँ पर समझना है। बृहद द्रव्य संग्रह इसका मूल आपको आधार मिल जाएगा, साथ में ही त्रिलोय पंडित जी में भी आपको ये कथन मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न, यहाँ से थोड़ी सी लाइट का व्यवधान हो गया है, फिर भी आई थिंक आप लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँच जाएगी। अधोलोक के नीचे का जो एक राजू खाली स्थान है वहाँ पृथ्वी नहीं है क्या? तो वहाँ के जीव किस आधार पर रहते हैं और वहाँ का स्थान शीत है या उष्ण? आचार्यों ने इस विषय में बहुत स्पष्ट लिखा है, क्योंकि पृथ्वी तो 8 ही है। 7 पृथ्वियाँ तो अधोलोक में हो गई और 8वीं पृथ्वी ऊर्ध्वलोक में जो ईशत प्रागभार नाम की 8वीं पृथ्वी है। ये 8 ही पृथ्वियाँ हैं। नीचे कलकला पृथ्वी लोगों ने, या यूँ कहें कि नाम वास्तव में पृथ्वी नहीं है उसका, एकमात्र आचार्य अकलंग स्वामी महाराज ने राजवार्तिक ग्रंथादिराज में वहाँ कलंकला पृथ्वी शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। मात्र आचार्य राजवार्तिककार अकलंग स्वामी महाराज ने, अन्य आचार्यों ने नहीं किया। तो वो पृथ्वी नहीं है। आपने प्रश्न किया वे जीव किस आधार पर रहते होंगे, तो उनका आधार जो है, चूँकि सूक्ष्म जीव रहते हैं इसलिए उनको वहाँ पर आधार की आवश्यकता नहीं होती है। आपने बताया कि ईशत प्रागभार पृथ्वी और अनुत्तर स्वर्ग के बीच 12 योजन जगह है। तो 20,000 योजन के वलय कैसे होते हैं ईशत प्रागभार पृथ्वी के नीचे? हाँ, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ईशत प्रागभार नाम की जो पृथ्वी, जैसे माना कि ये पृथ्वी हमारी बनी हुई है, ईशत प्रागभार 8 योजन मोटी है और 12 योजन का बीच का तो ईशत प्रागभार 8 योजन मोटी है और नीचे का 12 योजन का स्पेस है, सर्वार सिद्धि विमान से या अनुत्तर विमान से। तो पृथ्वी के नीचे 20-20 हजार योजन के वात वाले बने हुए हैं। तो हमें यूँ समझना चाहिए कि जो अनुत्तर आदि विमान हैं, ध्यान से, अनुत्तर आदि जो विमान हैं वो वात वलियों में ही आते हैं। नक्शे में तो, चित्र में तो हमको अलग से दिखाना होता है कि ये इस तरह से सर्वार सिद्धि आदि 5 अनुत्तर बने हुए हैं,
इसलिए नहीं दिखाया जाता। बाकी 20-20 हज़ार योजन है तो बिल्कुल आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि 12 योजन के नीचे ही जब वो आ रहा है, जब 12 योजन के नीचे ही अनुत्तर विमान आ रहे हैं, तो फिर वो जो अनुत्तर विमान है वो किस में आएंगे? वो अनुत्तर विमान वातवलियों के अंतर्गत ही आएंगे। सारे के सारे अनुत्तर विमान वातवलियों में हैं। अब प्रश्न उठेगा क्या मतलब घनोदधि वलय में तो अपन ने पढ़ा कि घनोदधि वलय जो होता है वो तो पानी की थिक लेयर है। तो एक बार जब आचार्य श्री से प्रश्न किया गया कि अनुत्तर विमान जो है वो पानी में रहते हैं क्या, तो आचार्य श्री ने उत्तर दिया पानी में रहने में आपत्ति क्या है। उन्होंने उत्तर दिया पानी में अगर विमान है तो उसमें आपत्ति क्या है, हो सकते हैं। तो इसका उत्तर अपने को यही समझना चाहिए। आगे आपने कल बताया था कि अष्टम पृथ्वी में के नीचे तीनों वलियों के मोटाई, हाँ हो गया ये। नेक्स्ट, क्या वातवलय में जीव होते हैं और होते हैं तो कौन से? बिल्कुल वातवलियों में एकेंद्रीय जीव होते हैं, क्योंकि निगोदीय जीवों से पूरा लोक भरा हुआ है। लोक का ऐसा एक भी पिन पॉइंट या प्रदेश या स्थान नहीं है जहाँ पे जीव ना हो, तो इसलिए वातवलियों में भी जीव है। और वातवलियों की हम क्या बात करें, जो तनु वातवलय में जहाँ सिद्ध भगवान निवास करते हैं, सिद्ध भगवान की आत्मा अमूर्तिक है, शुद्ध आत्मा है, उनकी आत्मा के अंदर से आना जाना बना रहता है निगोदीय जीवों का। और अपन लोग भी बहुत बार सिद्धालय जाके आ गए, लेकिन निगोदिया बन करके। अब अपन को जाना है सिद्ध बन करके। आगे क्या है ये, आप टेक भैया जी मैंने आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, पता नहीं क्वेश्चन नंबर बड़ा वाला खोलो। एक मिनट, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये रूढ़ नाम का मतलब क्या होता है? हाँ ठीक है, रूढ़ का मतलब होता है परंपरा। रूढ़िगत नाम, परंपरा से जो नाम चला आ रहा है वो रूढ़ नाम कहलाता है। अपना परिचय दीजिए। हम और आप त्रस नाड़ी में रहते हैं, फिर यहाँ तो स्थावर भी तो रहते हैं। सिद्ध भगवान के सिर घनोदधि वलय से टच रहते हैं क्या? दो प्रश्न आपने कर लिए। पहली बात तो त्रस नाड़ी उसको कहते हैं जहाँ मात्र त्रस जीव रहते हैं। तो त्रस जीव मात्र रहने का तात्पर्य ये नहीं है कि स्थावर नहीं रह सकते। त्रस नाड़ी में ही रहते हैं, त्रस नाड़ी के बाहर नहीं। लेकिन स्थावर जीव संपूर्ण लोक में रहते हैं, त्रस नाड़ी के भीतर भी और त्रस नाड़ी के बाहर भी। सिद्ध भगवान के सिर घनोदधि वलय से टच नहीं होंगे, सिद्ध भगवान के सिर तनुवात वलय से टच होंगे। ये तीन वात वलय बने हैं ना, घनोदधि वलय, घनवात वलय और तनुवात वलय। तो तनुवात वलय का जो अंतिम पॉइंट है, जैसा कल उदाहरण दिया था बेनड़ा साहब ने, गैस के गुब्बारे हम छोड़ते हैं तो जैसे ऊपर छत पे जाकर के वो टिक जाते हैं, तो यूँ समझ ले जैसे ये मेरा हाथ तनुवात वलय का अंतिम पॉइंट है, लास्ट है। तो सिद्ध भगवान के सिर जाकर के इस तरह वहाँ पर टिक जाते हैं। ये स्थिति वहाँ पर उनकी बनती है। क्या श्रेणिक महाराज के का जीव अबहुल भाग में ही है? बिल्कुल अबहुल भाग में ही है। आपने प्रश्न किया श्रेणिक महाराज का जीव कहाँ पर? अबहुल भाग में है क्या? बिल्कुल अबहुल भाग में भी जो 84,000 योजन की 84,000 वर्ष की जो उनकी आयु है उसमें स्थित वहाँ पर पहले नरक में ही उनका निवास है। तो पहला नरक अबहुल भाग में ही है। रत्नप्रभा पृथ्वी के तीनों भागों में रहने वाले जीवों को भी क्या उतना ही दुख होता है जितना शेष 6 पृथ्वियों के जीवों को रहता है? नहीं। इस विषय में हम आगे पढ़ेंगे कौन से नरक में कितने कितने दुख होते हैं। तो उस संबंध में आगे जब अपना प्रश्न आएगा, नीचे नीचे जो हम जाएंगे त्यों अनेक प्रकार के दुख भी ज़्यादा होते जाएंगे। क्षेत्रगत दुख, अन्य नारकी देवोजन्य दुख, वेदना जन्य दुख, अनेक प्रकार के दुखों का वहाँ वर्णन है। तो जैसे जैसे हम अधोलोक में जाएंगे, आचार्य उमा स्वामी महाराज ने भी तत्वार्थ सूत्र जी में वहाँ पर उत्तर दिया है। जैसे जैसे नीचे नीचे जाएंगे वहाँ उन नारकी जीवों की अशुभ से अशुभ लेश्या, वेदना, विक्रिया, परिणाम, शुभ, इस तरह से नीचे नीचे और ज़्यादा होता जाता है। 3,999 से 1/3 योजन कैसे निकालते हैं और बीच का 1/3
जहाँ नरक है ये कैसे निकालते हैं। इसको निकालने के लिए आपको तिलोय परिणति या त्रिलोकसार आदि बड़े ग्रंथ देखने होंगे। निकालने का जो वर्णन है वहाँ सिर्फ यही दिया हुआ है 8000 योजन में से ऊपर का 4000 छोड़ दीजिए, बचा 4000। उस 4000 में से जो एक पटल जा रहा है वो 1/3 भाग, वो 2/3 भाग कहलाएगा, वो जो पटल जा रहा है। और जो जब 2/3 भाग निकल गया तो बचा 1/3 भाग और शेष 3999। इस तरह से 4000 में से एक योजन के 2/3 भाग को पटल में चला दिया और शेष भाग अधोलोक का खाली छोड़ दिया गया। आगे क्या है? उत्पाद एक्सप्लेन कर दें। उत्पाद का अभी वर्णन कहाँ आया? उत्पाद का मतलब तो उत्पन्न होना होता है। जिनने भी भेजा उनका प्रश्न क्लियर नहीं है। अगला, सिद्ध भगवान तो सिद्ध शिला से ऊपर सिद्धालय में होते हैं, तो दोनों हाथ जोड़कर चंद्र आकार बनाकर ये मानना कि सिद्ध भगवान यहाँ विराजमान हैं, क्या ये सही है या गलत है? देखो, ये एक सामान्य रूढ़िवादिता है, ये एक परंपरा है। ये जो हम दोनों हाथ जोड़ करके बनाएंगे तो सिद्ध शिला बन जाएगी, लेकिन है तो इसके ऊपर ही ना। हम ये थोड़ी ना करेंगे सिद्ध शिला के बीचों बीच में। जो सिद्ध शिला 8वीं पृथ्वी में बनी हुई है उसके बिल्कुल 45 लाख योजन बिल्कुल ऊपर जाने पर जो 45 लाख योजन का स्पेस तनुवात वाले में बना हुआ है वहीं पे सिद्ध भगवान है। तो ये एक परंपरा कह दें या फिर यूँ कह दें कि एक प्रतीक मात्र है कि सिद्ध शिला के ऊपर सिद्ध भगवान है, सिद्ध शिला के अंदर नहीं है। हम जो पूजन में जो थाली में नक्शा बनाते हैं वहाँ पे भी चंद्र बिंदी बनाते हैं, तो चंद्रमा सिद्ध शिला का प्रतीक है और बिंदी सिद्ध भगवान का प्रतीक है। तो ये प्रतीक मात्र है, समझने की दृष्टि से अपन समझ रहे हैं तो सिद्ध भगवान तो सिद्धालय में ही समझना चाहिए। इनका प्रश्न है, इन पृथ्वियों के नामकरण कैसे व किन्ने किए हैं? किन्ने किए हैं ये तो सर्वज्ञ भगवान ने किए हैं, क्योंकि उन्हीं की वाणी के द्वारा ये सारा का सारा प्रवाहमान जिनवाणी अपन को प्राप्त हुई है। और कैसे किए हैं इस विषय में, जिस पृथ्वी का जो रंग है, जो कलर है, वो अपन को यहाँ समझना चाहिए। रत्न प्रभा पृथ्वी जो है वो चित्र विचित्र रत्नों के रंग वाली है। शर्करा प्रभा सफ़ेद, शर्करा जैसे शक्कर सफ़ेद होती है, ऐसे ही सफ़ेद रंग की शर्करा प्रभा बनी हुई है। बालू का प्रभा, बालू मिट्टी के रंग वाली है। पंख प्रभा कीचड़ के रंग वाली है। तमय धुएं की रंग वाली है। तमय प्रभा अंधकार वाली होती है, अंधकार के रंग वाली, काले रंग की। और महातम प्रभा जो वह घोर अंधकार, भयंकर काली शाह अंधकार के रंग की बनी हुई है, इसलिए उनको वैसा कहा गया है। धूम प्रभा की मोटाई मेप में कम होनी चाहिए क्योंकि मोटाई कम है। तम प्रभा महातम प्रभा की और कम, हाँ ठीक है, आपका कहना ठीक है। नीचे नीचे जाएंगे तो मोटाई कम होती जाएगी, लेकिन अगर हम आपको 1,80,000 योजन बताएंगे रत्न प्रभा और उसके मुकाबले में 8,000 योजन महातम प्रभा बताएंगे तो आपको दिखेगा ही नहीं, अगर उस अनुपात की आप बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से मोटाई नक्शे में कम होनी चाहिए थी, लेकिन हमारा उद्देश्य आपको मोटाई कम दिखाना नहीं है। उद्देश्य ये है कि वो पृथ्वी बनी हुई है। आपका प्रश्न ये है कि आपको मोटाई नीचे कम दिखानी चाहिए थी। 1,80,000 योजन मोटी पहली पृथ्वी है, अगर इतनी मोटी है तो फिर सोचिए 8,000 कितना छोटा हो जाएगा। इसलिए वो प्रतीकात्मक दिखाया जाता है, मात्र समझना वैसा ही है। रत्न प्रभा पृथ्वी का फिर से समझा दीजिए। रत्न प्रभा पृथ्वी का मतलब है पहली पृथ्वी, उसके 3 भाग हैं, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। खर भाग 16,000 योजन मोटा, पंख भाग 84,000 योजन मोटा और अबहुल भाग 80,000 योजन मोटा है। इसमें से अबहुल भाग में पहले नरक के 13 पटल बने हुए हैं, उन्हीं में नारकी जीवों का निवास है। समय हो रहा है, बस अंतिम प्रश्न आपका लेंगे। वैसे प्रश्न बहुत सारे हैं, फिर अगर आज नहीं हो पाए तो कल देखते हैं। वातवलय वाले नक्शे में बालुका प्रभा में दोनों ओर 2 गहरी नीली लाइन में क्या तात्पर्य है? नहीं, नीली लाइन से वहाँ तात्पर्य कुछ नहीं है, वो तो वातवलय के नीचे, बालुका प्रभा के नीचे 3 वो बनाए हुए हैं वातवलय ही। नीली लाइन का हो सकता है वहाँ आकाश रूप में उसको दिखाया गया हो, उसको देख लेंगे हम फिर से। अपन को ये समझना है बालुका प्रभा पृथ्वी बनी हुई है, उस पृथ्वी के नीचे घनोदधि वलय, घनवात वलय और तनुवात वलय बना हुआ है और उसके नीचे असंख्यात योजन का खाली स्थान आकाश है।
समय आपका हुआ। बस आज के लिए इतना ही, शेष फिर हम कल देखेंगे। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, परम पूज्य गुरुदेव मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय, अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। सभी को जय जिनेन्द्र।